अरे सुनो, एक अजीब सी बात बताऊं। सोशल मीडिया पे सबकी नजर हमेशा बनी रहती है। जब कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा होता है तो सबकी नजर तुरंत उस टॉपिक पर पहुंच जाती है। लेकिन जब किसी देश में माइनॉरिटी के साथ कुछ हो रहा होता है तो ऐसा लगता है लोग अपनी नजर उससे फेर लेते हैं। शायद सबका इंटरनेट स्पीड काफी डाउन हो जाती है। आज मैं इसी हाइपोक्रेसी को सीधा पॉइंट आउट करूंगा। इमेजिन करूं, मैं देश का बहुत जिम्मेदार नागरिक बनने का दावा पेश करता चला आया हूं। अपने YouTube चैनल से सालों से लोगों को बताता हूं कि क्या सही है क्या गलत है। जियो पॉलिटिक्स के मुद्दे उठाता हूं, इंसानियत की बातें बताता हूं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। जब एक ऐसे देश में जहां पर हिंदू लोग माइनॉरिटी पे हैं, उनके साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसको सुनने भर से लोगों की रूह कांप जाए, तब मैं आता हूं और अपने चैनल पे आपको एक बात बताता हूं, एक नया वीडियो लाता हूं जिसमें यह बताता हूं कि इंडिया में एक ऐसी मूवी आई है जो फेक नैरेटिव सेट कर रही है। तो आप बताइए, क्या मेरा वो वीडियो उस इंसान की मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था? क्या अब भी आप लोगों के लिए मैं वही सेम इंसान रहूंगा जो अपनी देशभक्ति का दावा पेश करता चला आया है? क्या अब भी आप लोगों को मेरी देशभक्ति पर विश्वास रहेगा? सवाल है आपसे, सवाल है इस देश की जनता का कि आखिर कहां हैं वो लोग जो ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन फलस्तीन वाली स्टोरीज पोस्ट कर रहे थे? कहां है वो सारे इन्फ्लुएंसर्स? कहां है उन इन्फ्लुएंसर्स का आउटरीच? देखो, सीन सिंपल है। हाल ही में एक फिल्म आई धुरंधर, जिसमें यह दिखाया गया कि हमारे देश में आतंकी गतिविधि करने वाले देश की हालत क्या होती है। कुछ चीजें रियल इवेंट से थी, लेकिन कुछ चीजें फिक्टिशियस भी थी। उसमें यह दिखाया गया कि पाकिस्तान कैसे अपनी काली करतूत यहां पर करता है और इन्हीं सारी काली करतूतों का भांडा फोड़ दिया जाता है मूवी में। लेकिन यही बात हमारे देश के एक महान यूट्यूबर को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो आ जाता है अपनी एक यूट्यूब वीडियो लेकर, जिसमें वो ये बताता है कि एक ऐसी मूवी आई है जो देश में फेक नैरेटिव सेट कर रही है। उनका कहना यह है कि देश की जनता तो नादान है, देश की जनता मासूम है, उसे मूवी समझ में नहीं आती है। आप लोग सोच सकते हैं, एक प्रोमिनेंट यूट्यूबर जो सालों से पब्लिक के सामने सोशल इश्यूज को सामने रखता चला आया है, लेकिन आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी शायद आंखों में पट्टी बन चुकी है और वो अपने YouTube चैनल में एक वीडियो लाता है ये बताने के लिए कि देश में एक फिल्म आई है जो प्रोपेगेंडा फैला रही है। आखिर ये किस हद तक ठीक है? लेकिन सच्चाई यही है, लोगों को आजकल अपने चैनल्स में लाइक्स, डिसलाइक्स और सब्सक्राइबर्स की सुनामी चाहिए। उनको तो बस ये चाहिए कि उनके कमेंट सेक्शन में डिबेट्स चलती रहें। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या सेलेक्टिव आउटरीच करना सही है? क्या जो मुद्दे सिर्फ ट्रेंडिंग में हो उन्हीं पर वीडियोस बनाना सही है? यह सवाल है देश की जनता का। अब रियलिटी में आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो कभी ट्रेंडिंग नहीं बन पाती हैं, क्योंकि उन टॉपिक्स के पास भरपूर ड्रामा नहीं होता है, उनको यूट्यूब का टाइटल नहीं मिलता है। सेम ऐसा ही हुआ बांग्लादेश वाले केस में। बांग्लादेश में रहने वाले एक फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सभी धर्म बराबर होते हैं, सबके अपने भगवान होते हैं, उनको इतना कहने की इतनी बड़ी सजा मिलती है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उनके खुद के फैक्ट्री वर्कर्स उनके पास आते हैं और उनसे यही चीज दोबारा कहने को कहते हैं, और जब वो यही चीज दोबारा कह देते हैं तो वो लोग उनको इतना मारते हैं कि उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और यही नहीं, इसी के बाद वो लोग उनके शरीर से सारे कपड़े उतारकर उनको पेड़ में लटका देते हैं और साथ ही साथ वहीं पे सभी के सामने जला देते हैं। वहां पर खड़े इतने लोग, कोई भी इस कांड को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं करता है, बल्कि सब लोग वीडियोस बना रहे होते हैं और यही वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दिए जाते हैं ताकि हर जगह एक डर का माहौल बना रहे। बाद में यह बताया जाता है कि पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन ने प्रोब किया, कुछ लोगों को पकड़ा गया और कुछ लोग अरेस्ट किए गए। लेकिन अरेस्ट तो दूर की बात है, क्या आप मुझे बताइए,
कहीं पे रहने वाले किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी धर्म ऐसा करने की आपको सीख देता है। ये चीज किस हद तक सही थी? कौन सा देश, कौन सा धर्म या कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? पिक्चर क्लियर है। एक इंसान को सरेआम जला दिया जाता है, एक फैमिली की दुनिया टूट जाती है, और वहीं पर हमारे कुछ लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स को फॉलो कर रहे हैं। पर क्या ये आउटलेट डिसाइड करेगा? ये यूट्यूब और ये बाकी सोशल मीडिया का एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि किसकी जिंदगी पर हम लोगों को बात उठानी है और किसकी जिंदगी पर बात नहीं उठानी है? और मैं आपको बता दूं, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स और एनजीओ की कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बांग्लादेश में अक्सर माइनॉरिटीज, स्पेशली हिंदूज को सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट और टारगेटेड वायलेंस फेस करना पड़ता है। 5 अगस्त 2024 को जब शेख हसीना बांग्लादेश से भाग जाती हैं, उसी के 24 घंटे के अंदर हिंदू होम्स पर अटैक होना चालू हो जाता है, मंदिरों को तोड़ दिया जाता है और बिजनेसेस को लूट लिया जाता है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 अगस्त 2024 से लेकर 30 जून 2025 तक, यानी मात्र 330 दिन के अंदर बांग्लादेशी हिंदूज पर 2442 अटैक्स किए जाते हैं। और ये आंकड़ा ऑफिशियल है, अनऑफिशियल का तो अंदाजा लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। अब मेरा कहना यह है कि कहां है इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त? कहां है वो इन्फ्लुएंसर्स, कहां है वो सेलिब्रिटीज जो ऑल आइज ऑन रफा वाली स्टोरीज लगा रहे थे? इस पूरे केस से ये बात तो क्लियर है कि ह्यूमन राइट्स वाला ज्ञान सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों के लिए बना है, क्योंकि जब गाजा में कुछ होता है तो पूरी दुनिया शोर मचाती है, सब लोग प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। लेकिन जब बांग्लादेश में सिस्टमैटिकली हिंदूज पर अटैक किए जा रहे हैं तो सब लोग चुप हैं। क्या ये इन्फ्लुएंसर्स और ये सेलिब्रिटीज सिर्फ देश में कमाने के लिए और देश में ज्ञान देने के लिए बैठे हैं? यही नहीं, अगर आप सोचते हो कि ये सब चीजें हम लोग की नॉलेज से दूर हैं, तो ये बात सच है। कुछ चीजें आप लोगों को खुद ढूंढनी पड़ती हैं और सच्चाई का पता लगाना पड़ता है। अब जब हम लोग रीजनल मैप को देखते हैं तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी वहां की माइनॉरिटीज यानी हिंदू और क्रिश्चियन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां का लीगल और सोशल लॉज हम लोगों के खिलाफ बना है। वहां पर लोगों को फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए आगे बढ़ाया जाता है, वहां की माइनर गर्ल्स की फोर्सफुली शादी करा दी जाती है, और ब्लास्फेमी लॉज का तो मिसयूज चरम सीमा पर होता है। ये सब चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब चीजें मेजर रिपोर्ट्स यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट्स कह रही हैं। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बल्कि ये सब चीजें हम लोगों के खिलाफ बनाई गई पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा खेल है। तो जब सेफ टॉपिक ट्रेंडिंग होता है, हर कोई आगे आकर आसानी से बोल लेता है, लेकिन जब हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड और ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स हैं, तो वही क्रिएटर्स जिनको हम लोग क्रिटिकल थिंकर्स कहते हैं, वो सब चुप हो जाते हैं। यही सोचना पड़ेगा, क्या शायद ये टॉपिक्स उनके एडिटोरियल कैलेंडर में फिट नहीं बैठते क्या? चलो आज मैं आपको सेलेक्टिव आउटरीच और इन्फ्लुएंसर्स मैथ्स बताता हूं। सेलेक्टिव आउटरीच का मतलब होता है कि आप केवल उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हो जो कि ट्रेंडिंग होते हैं, जिससे आपके ज्यादा व्यूज आते हैं और ज्यादा एड रेवेन्यू होता है। इसीलिए जब आप गाजा या इजराइल जैसे बड़े जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर वीडियो बनाते हो और आपके द्वारा पेश की गई एक भी वीडियो, एक भी फोटो या एक भी क्लिप उसके वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। लेकिन जब बांग्लादेश में एक ऐसा केस होता है कि एक फैक्ट्री वर्कर को उसी की फैक्ट्री के बाहर मार दिया जाता है और उसका वीडियो छोटा कम्युनिटी लेवल होता है, तो आप काफी ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हो, आप उस पर वीडियोस नहीं बनाते हो क्योंकि आपको उससे व्यूज नहीं मिलेंगे। ये चीज काफी ज्यादा मायने रखती है। इन्फ्लुएंसर्स को ये बात बड़ी अच्छी पता होती है कि कब कौन सा वीडियो बनाने पर उनको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, इसीलिए वो ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं।
एल्गोरिदम भी उनको इग्नोर कर देता है और क्रिएटर्स बाद में ये कह देते हैं कि ये टॉपिक तो पॉलिटिकली कॉशियस है। लेकिन ये टॉपिक पॉलिटिकली कॉशियस नहीं है, ये एक हाइपोक्रेसी की सीमा है जो आप सब लोग पार कर चुके हो। आप सब लोग ह्यूमन राइट्स की बात तभी करते हो जब वो एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनकर सामने आए। तो अब मैं आप लोगों को इस वीडियो को समराइज करके कुछ बुलेट पॉइंट्स बता देता हूं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये वीडियो इंडियंस के लिए इतनी ज्यादा मैटर क्यों करती है। तो सबसे पहली चीज, बांग्लादेश में एक फैक्ट्री वर्कर जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, जो एक सेकुलर इंसान बनने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, वही चीज उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई और उसको सरेआम मारकर और पेड़ से लटकाकर जला दिया जाता है। अगर अब हम लोग किसी भी धर्म की बात नहीं करते हैं, तो क्या कोई भी धर्म ऐसा किसी भी इंसान के साथ करने की आजादी देता है? क्या हम लोगों को आजादी है कि हम लोग किसी का बसा बसाया और खुशहाल परिवार तोड़ दें? आखिर यहां पर सरकारें चुप क्यों हैं? इन्फ्लुएंसर्स चुप क्यों हैं? और कोई भी इस टॉपिक को इतना सीरियस लेकर इस चीजों पे सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे समय में भी कुछ बड़े इंडियन यूट्यूबर्स पब्लिकली आकर एक मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब उनके लिए एक इंसान की मौत से ज्यादा मूवी को क्रिटिसाइज करना इंपॉर्टेंट हो चुका है। ये सब इसलिए है, शायद वो अपनी वीडियो से इस देश की जनता का ध्यान काफी ज्यादा भटकाना चाह रहे हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो कि इस देश की जनता को जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और वो ले आते हैं अपना एक वीडियो ये दिखाने के लिए कि कोई मूवी कैसे एक फेक नैरेटिव सेट कर रही है। अरे भाई साहब, अगर कोई मूवी फेक नैरेटिव भी सेट कर रही है तो देश की जनता इतनी होशियार है कि उसको पता है कि कब हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। लेकिन अगर आप यूट्यूबर हो, आपसे इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप वैसा टॉपिक क्यों नहीं लेकर आ रहे हो जो इस देश की जनता के लिए जानना इंपॉर्टेंट है? मेरा सवाल उन बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर से है कि अगर यही सेम चीज इंडिया में हुई होती तो क्या आप अभी भी अपना मुंह ऐसे ही बंद रखते और ले आते एक वीडियो ये बताने के लिए कि हाँ देखिए ये मूवी फेक नैरेटिव सेट कर रही है? तीसरा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि बांग्लादेश में हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज को कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, कैसे हर नई सुबह उन पर एक नया आत्मघाती हमला हो जाता है। बांग्लादेश का ये रूप पहली बार सामने नहीं आया है। सितंबर से लेकर जनवरी तक क्या हुआ ये सुनिए। सितंबर में गणेश पूजा के टाइम पर हिंदुओं पर अटैक किया जाता है। अक्टूबर में दुर्गा पूजा के टाइम पर हिंदुओं पर अटैक किया जाता है। नवंबर में हिंदू लीडर चिन्मय कृष्ण दास को अरेस्ट कर लिया जाता है। दिसंबर में एक 10 साल के बच्चे पर झूठा ब्लास्फेमी केस लगाकर उसके परिवार पर अटैक किया जाता है। और जनवरी में प्रांता तालुकदार को किडनैप करके उसको टॉर्चर किया जाता है। पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्जन कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ वहां पे छोटी बच्चियों की जानबूझ के शादी करा दी जा रही है। ब्लास्फेमी लॉस का उल्लंघन होता चला जा रहा है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इन सबको क्यों ही कवर करेंगे हमारे सो कॉल्ड देशभक्त इन्फ्लुएंसर्स? इन सब केसेस को पाकिस्तान और बांग्लादेश का इंटरनल मैटर कह के क्लोज कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं ये सब चीजें इंडियंस के लिए इतनी ज्यादा मैटर क्यों करती हैं। क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश तो पड़ोसी हैं। लेकिन ये कैसे पड़ोसी हैं जिनको किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन और किसी भी इंसान की कोई चिंता ही नहीं है? आप सोचिए और समझिए कि अगर आपको आपके पड़ोसी के घर में आग जलती हुई नजर आ रही हो ना, तो सिर्फ सेल्फी ले लेने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। यहां सवाल खड़ा हो जाता है हम लोगों के भाई और बहन की सिक्योरिटी का। कैसे हम लोग उन चीजों पे चुप रह सकते हैं? ये हम लोगों का दिल कैसे गवारा कर सकता है? ये सिर्फ एक सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए, ये एक मॉरल अर्जेंसी बन जाना चाहिए। और मॉरल अर्जेंसी कभी भी सेलेक्टिव नहीं होती है। ये बात आपको भी और हम सबको दिल में बैठा लेनी चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ नेशनलिज्म का लेक्चर नहीं है, बल्कि ये एक बेसिक ह्यूमन एम्पैथी है।
इन सब चीजों को देख के एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया अब सिर्फ अकेले चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जिन इन्फ्लुएंसर्स को पब्लिक देखना पसंद करती है और काफी ज्यादा देखती है, उन इन्फ्लुएंसर्स की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे टॉपिक्स पर वो अपनी आवाज ऊंची करें। तो मैं उन इन्फ्लुएंसर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सच में सत्य के ज्ञाता हैं और सच में आप दुनिया को सच दिखाना चाहते हैं, तो फिर केवल दो काम करिए। पहला, ह्यूमन राइट्स के और साथ ही साथ उन फैक्ट्स को उठाइए जो कि देश को बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी पब्लिक का, अपनी रीच का फायदा उठाकर अकाउंटेबिलिटी डिमांड करिए। आप डिमांड करिए ट्रांसपेरेंसी। अगर आप ये सब चीजें डिमांड नहीं कर पाते हैं तो आपकी वीडियोस केवल वो एक परफॉर्मेंस हैं जो कि ट्रेंड्स को आकर के फिल करती हैं और काफी ज्यादा फायदा कमा के चली जाती हैं। और दूसरा, आप जनता को सही समय पे आके सही चीज बताइए, क्योंकि सही समय पे आके सही चीज बताने से ही जनता के दिमाग में असर पड़ता है कि वो उसको क्या डिसीजन लेना है। आप ये बता रहे हैं आके कि कब कौन फेक नैरेटिव सेट कर रहा है। इतनी जनता खुद समझदार है कि उसको पता है कि कौन सा इंसान फेक नैरेटिव सेट कर रहा है, कौन सा इंसान रियल नैरेटिव सेट कर रहा है। इतनी जनता समझदार है, उसको हर चीज पता है। यही नहीं, देश की जनता के लिए भी एक सोचने वाली बात है। आपको पता होना चाहिए, यू हैव पावर टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कंजम्पशन इज गुड और नॉट। तो आप बेसिक तीन चीजें कर सकते हैं कि सिर्फ क्रेडिबल रिपोर्ट्स को ही शेयर करिए। कोई भी अनवेरिफाइड रिपोर्ट को फाइनल ट्रूथ के तौर पर शेयर मत करिए। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और एनजीओ को सपोर्ट करिए ताकि वो आप तक पूरा सच सामने ला पाए। अगर आप सिर्फ स्क्रॉल करते हुए कमेंट कर देंगे, उससे कुछ भी चेंज नहीं होना है। लेकिन अगर आप एम्पलीफाई करेंगे तो सरकार पर प्रेशर बनेगा और इन्वेस्टिगेशन काफी तेज होगी। फाइनल लाइन मैं बोलूंगा ऑल आइज ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स वाले लोगों के लिए कि भाई साहब, नजर सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आप अपने चैनल में सिर्फ और सिर्फ वही वीडियोस दिखाते हो जो आपका चैनल का सीटीआर बढ़ा दें, तो शायद आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप बस एक एंटरटेनमेंट की फैक्ट्री हो। अगर आप सच में सोचते हो कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो प्रूव करिए, क्योंकि एक मूवी को डिसमेंटल करना तो काफी इजी है, लेकिन एक आदमी की डिग्निटी को बचाना हम लोगों का फर्ज है। और ये फर्ज है हर एक इन्फ्लुएंसर का, हर एक व्यूअर का और हर एक सोसाइटी के लीडर का। तो आप बताइए, आप करना क्या पसंद करेंगे, एक ट्रेंडिंग टॉपिक या एक ट्रुथ?